चलें जी, 31/12 मैं देख आता हूँ। रिलैक्स, नाउ टाइम इज ओवर, रिलैक्स। आप लोग ना बस आ जाया करें। ये जो 3 छुट्टियां करते हैं ना, कितने लोगों को पहले दिन ही पता चल गया था क्लास में कोई बच्चे बैठे हुए हैं इधर उधर से, और फिर भी नहीं आ पाए। यार जान को जोखिम में डाल देना था। 11:25 तो इधर उधर की ना बात कर। तू बता, तू आज क्यों लेट हुआ? चाबी गुम गई थी। वर्किंग नंबर 5। अच्छा यार, इस अकाउंट में ना कैश नहीं बैलेंसिंग आना, इस अकाउंट ने डिस्टॉर्शन रिमूव करनी है। तो इधर TE आएगा, TE बैलेंसिंग, बट दैट TE इज नॉट CTE, दैट TE इज GTE। अजीब सा किसी को लग रहा है तो मैं बार बार बोलूंगा ताकि यूज्ड टू हो जाए। तो इधर TE बैलेंसिंग आएगा, लेकिन एक एंट्री पहले मुझे करवा दें जो कल की कर हुई है हमने, 17.1 वाली। 17.1 वाली ऑनलाइन में एक बच्चे ने अखीर कर दी। उसकी बात का कंक्लूजन ये था कि अपने हाथ से ना मिटाया करें, मेरा दिल चाहता है मैं डस्टर पकड़ के आके मिटाने लग जाऊं। आप उनका लेवल चेक करें, आप ऐसे ही नहीं ऑनलाइन वाले ने गोल्ड मेडल ले लिया। अच्छा जी, आप भी माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, एंट्री बताएं जी। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। अमाउंट 17.1। भाईजान उधर से अब्दुल्ला राजपूत को बुलाया जाए। अच्छा जी, अगली एंट्री ना, ये एंट्री कहां से आया करेगी? करंट टैक्स की वर्किंग से। अच्छा, वो कुतुब अपने दोस्त को बता देना जो नहीं आया हुआ कि वर्किंग्स कौन कौन सी होनी है। करंट टैक्स की वर्किंग मस्ट होनी है, DTL/A एज ऑन की वर्किंग होनी है, और DTL का T काउंट है। बाकी जो वर्किंग्स हैं वो डिपेंड करता है, सवाल बताएगा तो कर देंगे, नहीं बताएगा तो नहीं करेंगे। ऐसा करें कि एक ना काम करें, रूम नंबर 8 में ना, रूम नंबर 8 में आप 2 बजे आज पहले दिन वाला लेक्चर चलवा दें सैटरडे को, और कल रूम नंबर 8 में आप तकरीबन कोई 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 बजे अगले वाला लेक्चर चलवा दें, और फिर आप 2:30 बजे जो है वो तीसरा वाला लेक्चर चलवा दें। तो ये 3 लेक्चर आप चलवा दें। अगर यूट्यूब कॉलेज में चलना शुरू हो गया है तो यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दें। और तीसरी ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है कि USB खरीदें बरकत मार्केट से जाके। 800-900 वाली मैंने पिछले दिनों खरीदी थी, 16 GB डाटा। पागल हो गए यार, इतना डाटा की करना है। तो 800-900 रुपये की USB मिलेगी, कोई पैसे कम हुए तो 10 रुपये मैं डाल दूंगा। तो ये USB खरीद लें और इनसे जाके लेक्चर ले लें, ताकि ना डाउनलोड करने की टेंशन हो यूट्यूब से, ना और कुछ करने की टेंशन हो। यूट्यूब खोलेंगे, बीच में ऐड भी आएंगे, D-ट्रैक भी होंगे, तो इधर से USB लेके डालेंगे, सारा काम आपका हो जाएगा। तो ये अब अब्दुल्ला आपने इंश्योर करना है, कल आप आ सकेंगे ना इनके लिए? शुक्र। तो ये 3 लेक्चर इस तरह आपको अवेलेबल हो जाएंगे कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर, विदाउट टीचर, विद टीचर वीडियो। अच्छा जी, यूट्यूब पे अगर देख लें, जाने तक घंटा वेट कीजिएगा, इनसे पूछिएगा। 1-2 तो हो गए हैं, सारे हो गए हैं अब। अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं करवाने की। मैंने उनको यूट्यूब का भी कहा हुआ है, लेकिन अगर ना हुए तो 800-900 की अगेन USB मैंने आपको बताया है। जो 1-2 बर्गर आप खाते हैं 500-500 रुपये वाले, गूगल ड्राइव से भी कर सकते हैं। चल रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं चल रहे ना, कुछ लोगों को तो समझ ना आवे। अच्छा आप कुछ बताएं ना, मेरा दिल दुख रहा है। तो आपको कॉलेज आके ले लेने चाहिए थे, जो भी होता, जैसे भी हालात थे। अब ऐसे तो ना करें ना।
अगर टीचर अपनी जान जोखों में डाल के आ सकता है, देखें जान आनी जानी चाहिए। ज्यादा होगी। आप बताएं। आप बताएं जी। नहीं, इमरान खान ने गाड़ी भेजी थी। हद होगी यार। इस साइड पे बैलेंसिंग आ रहा है 7.26। आप एंट्री बोलें, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। खर्चा डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। ये एंट्री कहां से आया करेगी? करंट टैक्स की वर्किंग से। ये एंट्री डेफर टैक्स के टी अकाउंट से, डेफर टैक्स के टी अकाउंट से। अब जी हम नोट बनाने लगे हैं। क्या बनाने लगे हैं? जो सवाल के मेन रिक्वायरमेंट है, नोट बनाने लगे हैं। कंपनी का नाम फ्लोर एंड टाइल्स लिमिटेड। नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। टैक्सेशन, टैक्स एक्सपेंस पहले लिखें यहां पे, टैक्स एक्सपेंस। नोट नंबर 7, टैक्स एक्सपेंस। दोबारा टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं, कोई मसला नहीं। करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स एक्सपेंस। खर्चा, सीई डेबिट। डेबिट मींस खर्चा या रिवर्सल? खर्चा। बोलें सीई डेबिट तो खर्चा। बोलें सीई डेबिट तो खर्चा। कितना चा? तो लकीली दोनों खर्चा खर्चा, कोई उल्टी नहीं करनी। खर्चा खर्चा, दोनों खर्चा है। खर्चे में रिवर्सल नहीं हो रही कोई। चा चा, बड़ा वाला चा बताएं। 24.36। हमारे बच्चे बड़े खुश रहेंगे। 24.36। भाई फ्यूचर की बातें करने दिया करें, आप लोग भी तो अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न है। आप फ्यूचर छोटा सा सामने रखा हुआ है, ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, हम जरा आगे की फ्यूचर की बातें करते हैं, फिर आप बुरा मना लेते हैं। 7.2 रिकॉन्सिलिएशन। प्लीज आप खड़े हो जाए भाई जी। ये मुझे आपका लगा था, चेक कराओ। हाँ करो जरा, करो जरा। रिकॉन्सिलिएशन। इसका ना फॉर्मेट हमने एक दफा पढ़ा था, तो आज जरा दोबारा देख लें। खर्चा और खर्चा इधर आ गया, इसके बाद आपने रिकॉन्सिलिएशन बनानी है, आपने प्रॉफिट पकड़ना है। सीट बेल्ट पहना के आपने क्लोज कर देना है प्रॉफिट को। इसके बाद ना सवाल में से रोने की आवाजें आएंगी। ये बड़ों वाला रो रहा है, ये फायदा नहीं। टैक्स रेट कह रहा है कि सवाल में नोट बनने लगा और मुझे लिफ्ट नहीं, तो ये रोने की आवाजें आई, तो हमने इस को बुला लिया। कितना? 32%। अब टैक्स कैलकुलेट करना है आपने कैलकुलेटर पर, लेकिन खुदा के लिए कैलकुलेटर यहां लिखना नहीं है। टैक्स कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे। 80 को जरब दें 32 से, 25 पॉइंट कैलकुलेटर से 25.6।
आप जरा धाड़े मार मार के रोए, रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं की। जल्दी जल्दी थोड़ा सा रोए। ओके बेटा क्यों रो रहे हो? रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं कर रही। रीजन ये है, हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं 80 पर। 80 में कैपिटल गेन इनकम भी पड़ी हुई है, उस पर भी टैक्स कैलकुलेट हो गया। 80 की बात कर रहा हूं, प्लीज प्लीज। मुझे पता है 53 में कैपिटल गेन इनकम नहीं पड़ी हुई, मैं 80 की बात कर रहा हूं। दो चीजें मैं पकड़ने लगा हूं, परमानेंट डिफरेंसेस। कुछ डिस्टॉर्शंस हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस हमारे बस में नहीं है रिमूव करना। वो जो डिस्टॉर्शंस हमने रिमूव करने की कोशिश की थी ना, वो यहां जाके रिमूव करने की कोशिश की थी। वो थी अकाउंटिंग वालों की और टैक्स वालों की डिडक्शन की डिस्टॉर्शन। वो ग्रेचुटी वाला मसला था, वो वाली डिस्टॉर्शन हमने रिमूव करने की कोशिश की थी और वो अल्लाह का शुक्र है हो भी गई थी। लेकिन कुछ डिस्टॉर्शन सवाल में ऐसी हुआ करेंगे जो हम रिमूव नहीं कर सकेंगे, वो मजबूरन हमें रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे डालनी पड़ेंगी। रिकॉन्सिलिएशन में रिकॉन्साइलिंग आइटम्स हम डालने लगे हैं। अब मुझे बताएं, इफेक्टिवली स्पीकिंग, क्या मैंने कैपिटल गेन इनकम पे टैक्स देना या नहीं देना? मैंने इधर जज्बाती होके टैक्स किस पे निकाल लिया है? 80 पे। मेरा टैक्स मेरे ख्याल से प्रॉफिट्स पे कितना बनता है? 25.6। लेकिन एक फिगर ऐसी है जिसपे मैंने टैक्स नहीं देना, और एक फिगर ऐसी है जिस पर टैक्स वालों ने खर्चे के तौर पे माइनस नहीं करने देना। दो फिगर्स हो गई। एक फिगर को टैक्स वालों ने इनकम में नहीं डालना, और दूसरी फिगर को टैक्स वालों ने कभी भी खर्चे के तौर पे माइनस नहीं करने देना। ये कौन सी चीजें हुआ करेंगी? सिर्फ दो। डिडक्शन नेवर अलाउड, नहीं पेनल्टी तो नहीं हो सकता है। कल कला को आपको इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर करें तो टैक्स वाले कहें यार ये एंटरटेनमेंट आपने बहुत ज्यादा कर दिया, ये हम माइनस नहीं करने देंगे। पेनल्टी तो एक मिसाल है। नाम नाम नाम, डिडक्शन नॉट अलाउड एंड एग्जैम्प्ट इनकम, ये दो ऐसी चीजें हैं, इनको टैक्स वाले कभी भी अपनी किताबों में नहीं आने देते। अब आपने करना क्या है? आपने उन दोनों चीजों को पकड़ना है, और उन दोनों चीजों को पकड़कर यहां पर ले आना है। लेकिन 80 पे रेट लगाया है, तो फिर इस 1 और 5 पे भी रेट लगाना है। अच्छा जी, किस किस वजह से मसला आ रहा है? डिडक्शन नेवर अलाउड की वजह से और एग्जैम्प्ट इनकम की वजह से। चलें आप लोग अब अपनी कैलकुलेशन करें, मैं भी अपनी कैलकुलेशन करता हूं। देखते हैं पहले जो है वो नोट किसका टैली करता है। ट्राई करें, रेट लगा के ट्राई करें, ट्राई करें। जल्दी जल्दी जल्दी। बताएं जी, एग्जैक्ट मैच करिए या पॉइंट्स का कोई डिफरेंस आ रहा है? कितना डिफरेंस आ रहा है? इसको 17.06 आप कह रहे हैं कर दें। इस तरह कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पेपर में हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 17.06 करना है? नहीं, पेपर में पता चलेगा कि हमने 17.1 कर दिया है। तो मैं आपको कंफर्टेबल फील कराना चाह रहा हूं, डिफरेंस आ रहा है, आने दें, मुझे अभी कैलकुलेशन का तरीका बताएं। फिर अगर फिगर्स को सेटमेंट करके बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना हुआ ताकि दिल को भी अंदर से तसल्ली हो जाए, वो अलग बहस है, उसको बाद में करते हैं। मुझे इस वक्त फॉर्मेट आप बताएं क्या करना है। अच्छा जी, प्रॉफिट में एग्जैम्प्ट इनकम पड़ी हुई है, इससे क्या करें?
अल्लाह का शुक्र है, वही साइन यूज करना है जो साइन हमने करंट टैक्स की वर्किंग में यूज किया है। साइन का भी पट्टा खत्म हो गया, उधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस कर दें। लगाएं जी, 5 के ऊपर 32%, 1.6। वही काम जो करंट टैक्स की वर्किंग में फाइन के साथ किया है, वही काम इधर कर दें। इधर क्या किया है, 80 तक पहुंचते हुए 1 रुपए क्या हो चुका था, ऐड कहां हो चुका था, 80 तक पहुंचते हुए पेनल्टी क्या हो चुकी थी, माइनस। टैक्स वाला ने कहा नहीं, इसको क्या कर दो, इधर भी ऐड करें, इधर भी ऐड करें। 1 इंटू 32%, 0.32। डन। अब एक बात लिखें, रिकॉन्सिलिएशन में डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम के साथ वही साइन यूज करेंगे जो करंट टैक्स में किए हैं। रिकॉन्सिलिएशन में डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम के साथ वही साइन यूज करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन में डिडक्शन नॉट अलाउड और एग्जेम्प्ट इनकम के साथ वही साइन यूज करेंगे जो करंट टैक्स में यूज किए। इसमें अब मैं रटा नहीं लगवाना चाह रहा, तसल्ली से बात सुने। आपने टैक्स किस पे निकाला, 80 पे। मेरे ख्याल से 80 माइनस 5 पे निकालना चाहिए था, तो माइनस कर दें 5, तो यही किए। इस तरह लॉजिक भी याद रखें। टैक्स किस पे निकालना आपने, 80 पे। मेरे ख्याल से 80 पे टैक्स निकालना चाहिए था, 80 माइनस 5 पे टैक्स निकाला। वो +1 भी है ना, +1 अलग बात है, एक एक करके समझे चीज को। आपने टैक्स निकाला 80 पे, आपको निकालना किस पे चाहिए था, 80 में से 5 माइनस करके निकालना चाहिए, तो 5 अलग से फिर माइनस करके दिखा दें। अच्छा, कुछ लोग ना ओवर एफिशिएंट बनेंगे, क्लास के बाद आएंगे, हाँ हमारा तो दिल चाहे हम 80 में से यही 5 माइनस करेगा और यहां +1 करेगा, हमारा भी रिकॉन्सिलिएशन मैच करेगा। हाँ ये और बात है, आई कैप के फॉर्मेट से मैच नहीं करेगा, वो हमें चपेट मारेगा। तो अपना फॉर्मेट नहीं बनाना, नोट में खुद एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं करनी। जो नोट का दुनिया में फॉर्मेट चल रहा है वो चल रहा है। पूरी दुनिया में सारे अकाउंटेंट्स इस बात के कायल है कि यहां पीबीटी लिखना है, यहां पीबीटी लिखना है और यहीं से स्टार्ट करना है। हाँ फिर आगे मसला है, उसको फिर एड्रेस करें नीचे जाके। अब आप बता दें जवाब कितना आ रहा है, 0.32। इसका हल किसी ने बताया है कि इसको 17.06 कर दें। वो अब आपने करना है तो कर लें, वो कोई मसला नहीं। 17.06 जब आप एग्जैक्ट आ गया 24.3। उसको मैं राउंड किया था, लेकिन पेपर में कोई मसला नहीं। पेपर में आपको पता है हमारी रिकॉन्सिलिएशन राउंडिंग की वजह से डिसएग्री नहीं करती। हमारी रिकॉन्सिलिएशन तो पता नहीं क्या क्या हुआ होता है बीच में, तो हमें पेपर में टेंशन नहीं है, इधर थोड़ी सी टेंशन थी। इसको देखें और फील करें, दिल को सुकून मिल रहा है, फील करें जरा, दिल जहन में लाएं। ये तो रेड कलर का ऐसे बनाया होता है, मेरा नहीं ख्याल शायद रेड कलर का अंदर से चेक करना पड़ेगा, इसलिए इमोजीज ने व्हाइट और ब्लैक भी बना दिया हुआ है आजकल। बात बढ़ जाएगी ना, बस करो आप। रिक्वायरमेंट भाई 3 बंदे आ जाएं सारी क्लासों में, उनको कहो और नोट्स पढ़ना शुरू करें। एक क्लास में जो भाई बैठे हैं उठें और बाकी क्लासों में 2 बंदे भेजें। बंदे ही भेजिएगा, नहीं अभी नहीं बांटने, बाकी क्लासों में 2 बंदे भेजने आपने। प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्स एक्सपेंस फॉर इंक्लूजन इन एफटीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। थोड़ा सा बूथा ऊपर कर लें, कुछ नहीं होता। गिविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ करंट एंड डेफर्ड, इसका मतलब समझे। गिविंग एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ करंट, वो जो वर्किंग 1 से निकला, और डेफर्ड टैक्स, वो जो टी अकाउंट से बैलेंसिंग निकला। इंक्लूडिंग अ रिकॉन्सिलिएशन, कहते हैं एक आपने रिकॉन भी बनानी है
टू एक्सप्लेन द रिश्ता, जहाज, रिलेशनशिप, सॉरी, टू एक्सप्लेन द रिश्ता बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। रिश्ता बताएं टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट में। भाईजान ये था हमारा टैक्स एक्सपेंस, ये था हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, इनका रिश्ता कराया नहीं बनी आपस में, तो बीच में हमने बंदे डाल के मसला हल करवा दिया। टू एक्सप्लेन द रिश्ता बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट, सॉरी अकाउंटिंग प्रॉफिट पे यहां करना था, बिटवीन द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस, इन दोनों में रिश्ता मैच कराओ। असूली तौर पे ना पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं 80 पे 32 लगे, ये इसके बराबर आ जाए, बट दो वजह से बराबर नहीं आया करेगा। नंबर 1, वो चीजें जिनमें हम में और टैक्स वालों में परमानेंट नेचर का इख्तलाफ है। जी जी यूज कर लें, सॉरी आपका था। चलें जी नोट्स बांटना शुरू करें। तीसरी क्लास में पता नहीं कौन है यार, एंड पे उठ जाओ भाई, आप शुरू से उठ जाओ, कोई तीसरी क्लास में कोई नहीं है। तो कहा भी था तीनों क्लास में इकट्ठे बांटे, तीसरी क्लास में कोई बच्चा भी नहीं हिम्मत कर रहा। अच्छा नोट्स बांटे जा चुके हैं, मिल गए हैं तो नोट्स दिखा दें ज़रा मुझे, पहुंचे ही नहीं। अहमद ये नोट्स पकड़ो और लेके उधर पहुंचो। तो इधर उधर की ना बात कर। ये वाला लेक्चर लिया है? आपने देखे 2-3 दिन जिंदगी ने कैसे ट्विस्ट खाए हैं, आई गेस 38 और लीज में मजा आ गया। अब हाँ जी अब्दुल्ला भाई आ जाके यही क्लास में बचते हैं जिनको नोट्स नहीं मिलते। ओके एथिक्स में हमने 5 पढ़े थे, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर। ये 5 हमने पढ़े थे। इसमें से पहले 2 का डिसीजन ट्री आपसे पिछली क्लास में शेयर नहीं किया था, अब वो बना के शेयर कर दिया गया है। अब हम मूव करने लगे हैं थ्रेट्स की तरफ। हमारा दिल चाहता है कि हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करें। हमारा दिल चाहता है कि हम 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करें, लेकिन वो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाह रहे हों तो कुछ खतरात लाहक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। इनमें एक है जी सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एक है जी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अब हम बात करने लगे हैं जी सेल्फ रिव्यू थ्रेट की। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट मोहतरम ये है कि आप सब्जी काटें, आप उससे खाना बनाएं और आपसे कोई पूछने वाला पूछे हाँ भाई कैसा बना, आप कहेंगे ओह हो ऐसे जब मुंह में पानी आ रहा है, आपकी सोच है इसलिए मैं पानी पे ही गुजारा चला रहा हूं। ये है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आपने टेस्ट दिया,
सर ने कहा कि पता नहीं हालात क्या बने, बरकत के लिए टेस्ट अपने साथ ही ले जाएं, तो खुद ही जरा नजर मार आइएगा। ओ सर जी कमाल, लुट मचा दी मैंने इस बार टेस्ट में, सर टॉप किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। सेल्फ रिव्यू थ्रेड। अब सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्या चीज है जी? आपने एक जजमेंट की है, जजमेंट, आप थोड़ा सा बिजनेस सिनेरियो में चीजों को लें। आपने एक जजमेंट की है, आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, आप सीए हैं, आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, तो आप पीटीसीएल के अंदर मिसाल के तौर पे या नेस्ले के अंदर आप जो है वो अकाउंट्स मैनेजर हैं, आपने एक बीकॉम लड़के को नौकरी पर रखा। इट इज कॉल्ड एज प्रीवियस जजमेंट। आपने इंटरव्यूज लेके उसको नौकरी पर रखा, इट इज प्रीवियस जजमेंट। It is a threat that CA will not appropriately evaluate the results of previous judgment made by him. बाद में डायरेक्टर्स ने पूछा नया बंदा कैसा जा रहा है, आप थे नए बंदे से परेशान, लेकिन आपने कहा नहीं सर जबरदस्त, सर मेरी चॉइस पे मसला हो सकता है, मेरी चॉइस पे मसला हो सकता है। खुदा ना खास्ता किसी ने मर्जी की शादी कर ली, बाद में अम्मी ने पूछा हाँ बेटा दुल्हन कैसी जा रही है, अब आपको टफ टाइम दिया हुआ है उसने और सही आप जो है वो तबे पड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मेरा डिसीजन कैसा गलत हो सकता था, और दिल ही दिल में अच्छा। तो मतलब यह है कि आपने वालिदैन की माननी है। कंक्लूजन ऑफ द समरी ऑफ द स्टोरी, इट इज अ थ्रेट दैट सीए विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड बाय हिम। प्रीवियस जजमेंट आपने क्या की थी, नया एम्प्लॉय रखा था, अब जब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए काम के, अब आप अप्रोप्रिएटली क्यों नहीं इवेल्युएट कर सकेंगे उसको, क्योंकि आपने रखा है उसको, तो अब आप उसको प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर सकेंगे। तो फिक्रा जरा याद कर लें साथ ही, सीए विल, इट इज अ थ्रेट तो लिख के लेंगे ना बरकत के लिए आप लफ्ज, तो आगे से याद करा देता हूं मैं। सीए विल not evaluate, CA will not evaluate the results of a judgment made by him or by another individual in organization, या कई दफा कोई और इंडिविजुअल होता है, आपका बॉस कोई बंदा रखता है, तो ऐसी सूरत में आप अपना काम शायद रिव्यू नहीं कर रहे होते, लेकिन बॉस के रखे हुए बंदे पे भी आप उंगली नहीं उठाते कि ये तो मेरे बड़े ने कहा था तो मैं इस पे कैसे उंगली उठाऊं, इसको भी उसने सेल्फ रिव्यू में डाल दिया, हालांकि ये बॉस के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई। अच्छा अब पूरी रिदम के साथ बात पढ़ें। ये एक ऐसा थ्रेट है कि सीए सही तरह से इवेल्युएट नहीं कर सकेगा रिजल्ट्स को ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड बाय हिम और बाय एन इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। रिजल्ट्स पे ना आपने रिलाई करना होता है, बाद में रिजल्ट्स पे आपने बाद में रिलाई करना होता है, तो जिस चीज पे आप रिलाई कर रहे हैं वो चीज अब सही नहीं आ रही, तो इसलिए उसने लफ्ज आगे डाल दिया ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई। अब एग्जांपल्स पढ़ें, सेल्फ रिव्यू थ्रेट की एग्जांपल्स जी। ऑन विच द अकाउंटेंट विल रिलाई, क्लास समझ नहीं आ रहा, चलो इसके बगैर जरा पढ़ो पहले। सीए विल नॉट इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ अ जजमेंट प्रीवियसली मेड बाय हिम, खाली ग्रीन वाला पढ़ो। सीए विल नॉट इवेल्युएट प्रीवियस रिजल्ट्स ऑफ अ प्रीवियस जजमेंट मेड बाय हिम। रिजल्ट्स पे आपने करना था रिलाई फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन, लेकिन आप उन रिजल्ट्स के ऊपर अब रिलाई करने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आप रिजल्ट्स को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं इवेल्युएट, क्योंकि रिजल्ट्स को प्रॉपरली इवेल्युएट करेंगे तो डिसीजन होगा ना कि उस बंदे को रखना है या निकालना है। आप किस वजह से प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर पा रहे कि पहले आपने ही उसकी क्या की थी, सिलेक्शन की थी। इसको किताब से साथ साथ पढ़ें और किताब में जो बात लिखनी है वो लिखें, नोट्स में मत लिखें। और इसको मैं फिर लिखवाता भी हूं मिसाल। It is a threat that CA will not appropriately evaluate the results of a judgment made by him on which accountant will rely. पेज 540 लिखें, सबॉर्डिनेट को खुद हायर किया, पेज 540, सबॉर्डिनेट को खुद हायर किया
बाद में इसके काम में आप गलती नहीं निकालेंगे। सबऑर्डिनेट को खुद हायर किया, हाइब्रिड क्लास फर्स्ट रो लिख लें आप भी। जी शुक्रिया। सबऑर्डिनेट को खुद हायर किया, लेकिन बाद में इसके काम में आप बोलें गलती नहीं निकाल सकते। एक थ्रेट सा है, बस खौफ सा है कि शायद ना निकालें। अगर आप में आप हैं सही, न्यूट्रल रह के आप ऑब्जेक्टिव हैं और सही आप काम करें, इंटेग्रिटी देखें, तो आपको गलती निकालनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ होगी, मुश्किल होगा वैसे गलती निकालना, खतरा है, बस ये खतरा बताया जा रहा है। अपने काम में गलती, आपने क्या किया था, उसको खुद नौकरी पे रखा था, आपने खुद उसको नौकरी पे रखा था, बाद में किसी ने पूछा कि आपने जिसको नौकरी पे रखा था वो कैसा काम कर रहा है। अब आप अपने डिसीजन जो पास्ट में ले चुके हैं उस पर कमेंट करना है ना आपने। तो आप अगर उसके काम में गलती निकालेंगे तो असल में आपकी हायरिंग करने पे एतराज हो रहा होगा ना कि आपने बंदा सही नहीं चुना था। ये सवाल है। ओके, अगली एग्जांपल, अगर आप मेंटेन कर रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जर्नल एंट्री, ट्रायल, लेजर। अगर आप मेंटेन करें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यू विल बी अनविलिंग टू फाइंड फॉल्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम दोज रिकॉर्ड्स। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब कुछ इलाकों के अंदर जो है वो आलू के 2 टुकड़े करके आधा आधा आलू डाला जाता है सालन में, देखा होगा। और कुछ हमारे इलाकों के अंदर पंजाब में छोटे छोटे आलू ढूंढने पड़ते हैं शोरबे में किधर है, तो वो डाले जाते हैं। अब कोई मेहमान आया आपके घर, अब उसने बड़े बड़े आलू देखे, तो अम्मी ने कहा इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये काटा सब्जी इसने काटी है, तो सब्जी इसने काटी है। अब आप क्या कह रहे होंगे, आप सब्जी खाते हैं क्या, जो कमाल सब्जी बनी है आज, जबरदस्त। जो सालन शायद डिराइव तो अम्मी ने किया, बनाया तो अम्मी ने, लेकिन बैक एंड पे सब्जी आपने काटी। तो अब आपसे कोई पूछेगा यार ये सालन कैसे, आप कहोगे यार जबरदस्त, देखो आलू फौरन मिल रहा है, आराम से आलू खा सकते हो, आप जितना मर्जी खाओ। अच्छा, जर्नल एंट्रीज आपने की, P&L नहीं आपने बनाया, बैलेंस शीट आपने नहीं बनाई, वो शायद सिस्टम ने बनाई, या आपकी की हुई जर्नल एंट्रीज पर किसी हायर अकाउंटेंट ने P&L बैलेंस शीट निकाल के दे दिया उससे। अब आपसे पूछा जाए चलो यार इस P&L बैलेंस शीट पे कमेंट करो, जिसकी एंट्रीज आपने की है लेकिन बनाया किसी और ने है, आप उस P&L बैलेंस शीट में भी गलती नहीं निकालेंगे, क्योंकि बैक एंड पे रॉ वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज वो आपने की हुई है। तो इट इज ऑल्सो अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। Accountant is in, if an accountant is involved in maintaining records, he will be willing to find fault with the financial statement derived from those records. आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बाइस होगा आपके अंदर। लिखें जी किताब पे, आपने जो जर्नल एंट्रीज की हैं उनसे बने हुए P&L बैलेंस शीट में आप गलतियां नहीं निकालेंगे। आपने जो जर्नल एंट्रीज की हैं उनसे बने हुए P&L बैलेंस शीट पे आप गलतियां नहीं निकालेंगे। If accountant, याद करें साथ साथ, if accountant is involved in cutting the aloo, he will be unwilling to find fault with the salan derived from those aloo.
अच्छा चलें छोड़ें, एक अजीब सी मिसाल जिसको आपको सुनकर शर्म सी आएगी। आप जो है वो दाल खा रहे थे, लेकिन वो जो दाल में से पत्थर हैं वो आपने चुने थे, दाल अम्मी ने बनाई थी। अब जैसे ही आपके मुंह में पत्थर आया, अब आप नहीं बताएंगे, साथ लगेगा कड़च की आवाज आई थी। नहीं यार, वो मेरा दांत हिलता है थोड़ा सा, वो इस वजह से आई। अच्छा जी, नेक्स्ट। बिजनेस डिसीजंस, ये तो वही वो जो एम्प्लॉय हायर की है वही वाली एग्जांपल है। बिजनेस डिसीजंस आर रिव्यूड बाय सेम सीए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दोज डिसीजंस। वही ऊपर वाली लाइन की तरफ एरो खींच लें। आपने ही एम्प्लॉय को हायर किया है और आप इसे कहा जा रहा है कि बताओ ये नया एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। इट इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, अपने काम को ही रिव्यू कर रहे हैं। एडवोकेसी, एडवोकेसी। ग्रीन वाली लाइन पढ़ें जरा, ग्रीन वाली। क्या आपको किसी मौके पर, अगर आप नेस्ले के एम्प्लॉय हैं और नेस्ले में जॉब कर रहे हैं, तो किसी मौके पर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने को कहा जा सकता है किसी बड़े फोरम पर कि यार आप टीवी पे जा रहे हो, आप फलां जगह जा रहे हो, तो आप तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, अगर हमारी कोई बात हुई तो ज़बरदस्त किस्म की बात कर देना वहां पे। तो बीइंग अ सीए नीड टू प्रोमोट द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। अ सीए इन बिजनेस, भाई ये चैप्टर है ऐसे सीए के लिए जो किसी जगह नौकरी कर रहे हैं। अ सीए इन ऑडिट फर्म ने लिखा क्योंकि वो ऑडिट की क्लास में पढ़ाया जाएगा। अ सीए इन ऑडिट फर्म या अ सीए इन बिजनेस, हाँ लिखें, आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं। सीए इन बिजनेस, आप किसी बिजनेस के पास, बिजनेसमैन के पास नौकरी कर रहे हैं। अ सीए इन बिजनेस, एक सीए नेस्ले के अंदर जो कोई सीएफओ लगा हुआ है या जो भी है, a CA in business may often need to promote the organization position by providing financial information. Financial information आप प्रोवाइड करते हैं, लिखें टू बैंक, टू स्टॉक एक्सचेंज, किताब में लिखें टू बैंक, टू स्टॉक एक्सचेंज। बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको। मैंने जरा नीचे आ रहा हूं बॉटम पे एक दफा, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग, सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट एन। अगर आप सच बोले तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप प्रोमोट करें। ये क्या बात हुई कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट ही नहीं कर सकते? ये तो मना नहीं है, आप प्रमोट करना है करें। आपका कोई, मैं एक मिसाल दे रहा हूं इससे हट के, आपका कोई बेटा, आप उसकी तारीफ करनी है करें, लेकिन अगर गलत तारीफ करेंगे किसी जगह के ऊपर, वो फिर बात जो है वो गलत है। आप अपने बच्चे का रिश्ता लेने गए और मेरा बच्चा तो सुबह सुबह उठ जाता है, मेरा बच्चा तो ये वो, आज तक उसने टेस्ट नहीं छोड़ा, ये नहीं किया, वो नहीं। अब भाई जान, आप ये अनड्यू एडवोकेसी है, ये आप गड़बड़ कर रहे हैं। 3 दिन तो वो पिछले 3 दिन से नहीं आ रहा, कहाँ छुट्टी करते में। तो कहां तक एडवोकेसी थ्रेट नहीं अराइज होता जरा बताएं। और जहां तक ना बोलो एज लॉन्ग एज, लेवल अपना देखो ना, एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन इज नीदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग। अब नीदर और नॉर का इस्तेमाल भी आ गया हमें। नीदर फॉल्स नॉर सच एक्शन वुड नॉट क्रिएट अबू एन एडवोकेसी थ्रेट। तो मेरे बारे में बिल्कुल सही से बताएं कि मैं टेस्ट भी नहीं देता था, मैं ये भी नहीं, पर आगे फिर अगलों की मर्जी। अच्छा, अब अगली बात पता नहीं क्या निकल जाती है। ये वाली लाइन हमने पढ़ ली, एज लॉन्ग एज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नीदर फॉल्स, तो कोई मसला नहीं। अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो एडवोकेसी थ्रेट नहीं है। तो बताएं फिर एडवोकेसी थ्रेट कब है अक्सान? जब आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं बिला वजह। चलें जी, एग्जाम्पल CFO डिफेंड्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बस ये एक एग्जाम्पल है। CFO डिफेंड्स
इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने बैंक से लोन लेना है, बैंक को आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हमारी फलां इलाके की सेल इतनी है, हमारा ये एक्सपेंसेस इतने हैं, ये इतने हैं, वो इतने हैं। बाद में बैंक ने गलती पकड़ ली। अब सीएफओ बिला वजह, नहीं सर ये बात तो नहीं होती, अगर आप गौर से देखें तो सेल तो इतनी ही बनती है, कभी आप आए मेरे पास, हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, आना जाइएगा, अभी आप आए हमारे पास, हम इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें डिटेल से दिखाएं। अब बिला वजह आए बाएं शाएं कर रहे हैं। तो अगले को इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आपको पता है कि ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है और उसके बाद आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो डेट इज एन एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट होता क्या? इट इज अ थ्रेट is that the CA will promote a client or employing organization position to the point that accountant's objectivity is compromised। मुझे याद रहा तो मैं इसको भी हाईलाइट कर दूंगा। अकाउंटेंट्स ऑब्जेक्टिविटी जब कंप्रोमाइज होना तब बात है, जब आप में बायस आ जाए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी होता है न्यूट्रल रहना, इसका ऑपोजिट क्या होता है? बायस। एडवोकेसी थ्रेट इज अ थ्रेट दैट अ सीए विल प्रोमोट आवर ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, प्रोमोट करे लेकिन इस हद तक चला जाए, टू द पॉइंट को उर्दू में क्या कहते हैं? तुम इस हद तक चले गए, यानी कि तुम हमें प्रमोट करने के लिए इस हद तक चले गए। डायरेक्टर्स ने कहा इतना भी हमने नहीं कहा था तुम्हें, और हमने भी मरना है, यानी कि तुम हमें प्रमोट करते इस हद तक चले गए कि अब तुम न्यूट्रल नहीं हो। तुम हो कौन न्यूट्रल नहीं हो? तो क्या जानवर कहां से आ गया? सीए करें यार। फैमिली फैमिली फैमिली, एरी, टी, चाय, शराब, किताबें बंद नहीं करनी, सर ने अभी तक बंद नहीं की। कोई खुदा का खौफ करें, हाइब्रिड वालों, अल्लाह पूछे तो अनु। अच्छा, और मरा वज़ीर आप कहां से उठ के चला गया? गैप हो गया? अच्छा जी, आप काफी अरसे से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता आपकी बॉस से इतनी बन गई है कि वो और आप इकट्ठे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, यानी इतनी बन गई है। अच्छा, चाय भी पी सकते हैं, बड़ा सही मिसाल दो। अच्छा, तो आप जो है वो इतनी ज्यादा बन गई है एम्प्लॉयर के साथ आपकी कि आप चाय इकट्ठे बैठ के पीते हैं। अब ऐसी सूरत में बॉस जो आपको काम कहेगा वो एक चाय की प्याली की मार होगा, बस एक चाय की प्याली की मार होगा। डेट इज कॉल्ड एज फैमिली एरिटी। कौन सी एरिटी? द थ्रेट, मुझे रोना आ रहा है, लोग किताबें इन्होंने बंद कर दी हैं। द थ्रेट दैट ड्यू टू लॉन्ग रिलेशन। तुम्हें पता है हमारा फड़दादा और तुम्हारा फड़दादा एक था। अच्छा, दैट ड्यू टू अ लॉन्ग रिलेशन, ड्यू टू अ लॉन्ग रिलेशन से मतलब है 10-12 साल से तो नौकरी कर रहे हैं, या 2-3 साल से, जो मर्जी समझ लें। द थ्रेड ड्यू टू, कुछ लोग तो 2 दिन में जाके जारी डाल लेते हैं। द थ्रेड ड्यू टू अ लॉन्ग रिलेशन और क्लोज रिलेशन भी हो सकता है, रिश्तेदारी हो। विद एम्प्लॉइंग, और यार विद क्लाइंट ना पढ़े, विद क्लाइंट तो शायद ऑडिट की क्लास में उसको यूज करना चाहिए लफ्ज, विद क्लाइंट यहां यूज ना करें। मैंने आपको कहा था जहां भी क्लाइंट आ रहा है उसको ब्रैकेट में ले लें, सेकंड रो में हाइब्रिड में बातें ना करें, बस ये कमाल चीज है। शुक्रिया। द थ्रेड दैट ड्यू टू अ लॉन्ग और क्लोज रिलेशन विद अ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, सीए बिकम टू सिंपैथेटिक। सर आप जो कहेंगे वो कर देंगे सर आप हुक्म करके देखिए क्या करना है सर। आप कहें सारे लॉसेस की एंट्रीज नहीं करता मैं, कोई लॉस की एंट्री नहीं सर, आप हुक्म लगा के देखें सर। चाय कब पीनी है? सीए विल बी टू, लिख लें इसको, सीए विल बी टू सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट। देयर इंटरेस्ट कौन सा? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, वो लोग जो काम करें बस उनसे एम्प्लॉयर के मुंह से निकालने की तैयार होता है, फॉरन एम्प्लॉय बैठा होता है, जैसे एम्प्लॉयर मुंह से निकालता है, सर ऑर्डर करें। अच्छा,
इसकी एग्जाम्पल्स आप इंशाल्लाह घर से पढ़ के आएंगे। आप अब अपने घर चले जाएं, मैं अपने घर चला जाता हूँ। इस तरफ है, जल्लो की साइड पे नहीं है मेरा घर। मैं अपने घर चला जाता हूँ। इंशाल्लाह 3 लेक्चर आपने कवर करने हैं, एक आज, एक कल सुबह, एक कल दोपहर को। मंडे से कंपनी जिम्मेदार नहीं है, फिर कर देंगे। क्या करना है, रिवीजन करना? ठीक है। आइए स्टल के एतबार से भाईजान मंडे को टेस्ट है आपका, बता दिए मैंने, मंडे को टेस्ट है। वही IFRS 16 था और IS 21 और IS 38। हाँ मंडे, आप कोशिश करें हर मंडे। हाँ असेसमेंट कट कर दें।